Welcome to this video. This is the third and last part in law of torts. So in the first part we saw what tort is. In the second part we saw general differences, and the third part we will see types of law of tort. So I guess there are 8 various types. We will discuss all that. So let's start with the first one. The first is negligence. In the common language, negligence is the act of carelessness, but in legal sense, it indicates to exercise reasonable care to avoid something harmful. तो इसमें क्या होता है कि देखो, हर एक सिटीज़न है, जैसे लाखों सिटीज़न है, तो उनकी एक ड्यूटी है कि वो रीजनेबल केयर प्रैक्टिस करें, रीजनेबल केयर करें टू अवॉइड समथिंग हार्मफुल. ये जो सिटीजन्स हैं इनकी एक दूसरे के प्रति कोई कर्तव्य होता है ना, तो वो रीजनेबल केयर प्रैक्टिस करने का होता है टू अवॉइड समथिंग मोर हार्मफुल. टू से लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सो ए वॉज ड्राइविंग हिज कार अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड कॉज डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल. तो ए गाड़ी चला रहे थे अंडर एन इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, तो इन्होंने इस व्यक्ति की मौत हो गई इनकी कार लगने की वजह से. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ही जो ड्यूटी थी, मतलब एक ही ड्यूटी थी कि उनको पता चले कि ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड समथिंग रॉन्ग कैन बी डन बाय हिम अंडर इट्स इन्फ्लुएंस. सो ए ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, उन्होंने रीजनेबल केयर टू अवॉइड दिस हार्म, तो ही वॉज फेल्ड इन टू एक्सरसाइज दिस रीजनेबल केयर. सो ही कैन बी sued under the tort of negligence. He can be sued under the tort of negligence. Then the second is nuisance. So always remember that nuisance is related to plaintiff's property. It is an act arising from unlawful, unwarranted, unreasonable annoyance or discomfort to plaintiff and resulted in the damage to his property or his use of enjoyment of his land. So, see, हर एक को अपनी लैंड का एन्जॉयमेंट का हक होता है. सो अगर आपने सपोज आप है ए और अगर आपने बी की लैंड है तो उस पर आपने कुछ गड़बड़ी कर दी, मतलब कुछ तोड़ दिया, फोड़ दिया. बी के लैंड पे अगर आपने कुछ किया और उसके वजह से बी का जो राइट है टू एन्जॉयमेंट ऑफ हिज लैंड वो वायलेट हुआ, तो आपको वो सू कर सकता है अंडर न्यूसेंस. तो अगर उसको डिस्कम्फर्ट हुआ या फिर कोई अनॉयंस हुआ which resulted in the damage of his property or his use or enjoyment of land, so he can sue you under nuisance. So let's take an example. So A planted a tree on B's land. It is trespass. तो A ने क्या किया, B की ज़मीन पर एक ट्री लगा दी, तो he can be sued under trespass. और A planted a tree on his own land but allowed to grow branches of the tree in B's land, that is also trespass. So this is an act of nuisance. तो पहले हमने क्या देखा कि A ने डायरेक्टली B के लैंड पर ट्री लगाई, तो दिस इज ट्रेसपास. और दूसरे केस में हमने क्या लिखा कि सपोज ये A की लैंड है, तो इसने खुद के ही लैंड पे ट्री लगाई और ये B की लैंड है, पर ये ट्री के ब्रांचेस जो है वो ही अलाउड टू ग्रो देयर ऑल्सो. सो इसके वजह से उसको न्यूसेंस हुआ, मतलब ये भी एक प्रकार का ट्रेसपास ही है. सो बी इन दिस केस ऑल्सो बी कैन स्यू ए फॉर ट्रेसपास. सो सीईटी में बहुत बार ये क्वेश्चन होता है. ये सीईटी में क्लैट के जो पास्ट ईयर पेपर थे उनमें भी मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा था कि बहुत कम बार वो डायरेक्टली ऐसे पूछते कि ए ने बी के लैंड पे ये रख दिया, वो रख दिया, या फिर पेड़ उगा दिया, तो कैन इट बी कॉल्ड ट्रेसपास. तो ऐसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेंगे.
सो ये सवाल बहुत बार होता था कि ए ने खुद के लैंड पे पेड़ लगाया पर उसकी जो ब्रांचेस है पेड़ की वो बी के लैंड के ऊपर आ गई, तो कैन इट बी कॉल्ड ट्रेसपास? सो येस, इट कैन बी कॉल्ड ट्रेसपास एंड इट विल कम अंडर न्यूसेंस. देन द थर्ड वन इज डिफेमेशन. तो any intentional false communication, either written or spoken, that harms a person's reputation is defamation. तो इसमें क्या होता है कि one intentionally speaks or writes something which is not true. ये याद रखना, not true, just to defame someone, just to defame someone. Sometimes it can also be true, बट इट इज़ डन इंटेंशनली. ये हमेशा याद रखना कि ये इंटेंशनली किया जाता है टू डिफेम समवन. ये याद रखना, अगर ये दो एलिमेंट हो तो समवन कैन बी हेल्ड लायबल अंडर द चार्जेस ऑफ डिफेमेशन. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सो ए इंटेंशनली कॉल्ड बी अ साइकोपैथ इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल and also said that B is cheating on his spouse. So A ने क्या किया, B को साइकोपैथ बोला और ये भी बोला कि B चीट कर रहा है अपने स्पाउस के ऊपर. और ये क्या किया उसने, इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल इंटेंशनली बोला. तो येस, B कैन स्यू A अंडर डिफेमेशन चार्जेस. और एक एलिमेंट है जो मैं यहाँ लिखना भूल गई कि ये जो कम्युनिकेशन है, ये A ने जो B को बोला वो एटलीस्ट मतलब ज़्यादा लोगों के सामने होना चाहिए. मतलब ए ने सपोज डायरेक्टली कॉल करके बी को बोला कि तुम साइकोपैथ हो और तुम चीट कर रहे हो उसके वाइफ के अंदर. सो ही कैनॉट डिफेम, बी कैनॉट चार्ज ए अंडर डिफेमेशन चार्जेस. सपोज ए ने सी को कॉल करके ये बोला कि बी साइकोपैथ है और वो चीट कर रहा है. सो इन दिस केस बी कैन सू, क्योंकि ये कम्युनिकेशन तो इन दोनों के ही बीच में हो रहा है ना. तो हाउ कैन वी डिफेम? सो अगर ये दूसरों को बोल रहा है, ए किसी और को बोल रहा है या फिर बहुत लोगों के सामने बोल रहा है, तो दिस कैन बी टर्म्ड एज डिफेमेशन. तो ये हमेशा याद रखना कि ये डिफेमेशन है. देन द फोर्थ वन इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. इसमें क्या होता है, malicious prosecution is the wrongful initiation of criminal proceedings against a person. The victim has right to even sue the police authorities for such wrong. So इसमें क्या होता है, intentionally. ये वर्ड मैं बहुत बार इसीलिए यूज़ करती हूँ कि आपको भी पता चले कि intentionally criminal प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती है. वो पर्सन इनोसेंट भी हो सकता है, इनोसेंट ही होता है, इसीलिए तो इंटेंशनली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं ना. तो किसी पर्सन के अगेंस्ट इंटेंशनली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती है तो इसे हम मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहते हैं. तो इसका एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस दिलीप कुमार रे. सो इस केस में भी कुछ ऐसा हुआ था कि ये जो दिलीप कुमार रे पर्सन है उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की थी. देन आई थिंक ही वाज प्रूव्ड नॉट गिल्टी एंड देन उसने फिर से इन लोगों को चार्ज किया अंडर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. देन द नेक्स्ट थ्री आर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, absolute liability and vicarious liability. So we will see this one by one. So strict liability. Under this rule, the law makes defendant pay compensation for the damages even if they are not at fault. So strict liability is a standard of liability under which a person is legally responsible for the consequences even when there was no wrong intention. तो ये हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ट्रेलैंड वर्सेस फ्लेचर केस. तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो केस बताई थी ना कि यहाँ एक नेबर रिजर्वायर बिल्ड करता है और यहाँ कुछ स्टोरेज के मैंने एक्ट ऑफ गॉड
ये डिफेंस जब आपको पढ़ा रही थी तब मैंने ये एग्जांपल दिया था आपको। तो इसमें क्या था, आई डोंट रिमेम्बर कि ये था और ये था, बट आई विल चेंज देयर नेम। सपोज़ ये ए था, तो इसने एक वाटर रिजर्वायर बिल्ड किया था, और सपोज़ ये बी है, इसने कुछ अपने लैंड पे स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाई थी। तो इसने कुछ अंदर स्टोर करके रखा था, कुछ गुड स्टोर किए थे। तो क्या हुआ, एक दिन बहुत ज़ोर की बारिश आई और इस वाटर रिजर्वायर का पानी एस्केप करके इसके लैंड में गया, और ये जो सारा उसने स्टोर किया था उसमें घुस गया, और इसे बहुत भारी लॉस हुआ, बहुत सारा नुकसान हुआ। तो बी ही सूड हिम अंडर दिस। सो इसने क्या किया, एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लिया। इसने क्या कहा कि हेवी रेन होगा, ये मुझे भी तो नहीं पता था, और ये मैंने प्लान भी तो नहीं किया था। सो दिस इज़ एक्ट ऑफ गॉड एंड आई कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू पे यू डैमेजेस। तो इसने ये डिफेंस लिया, पर कोर्ट ने अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कोर्ट डायरेक्टेड हिम टू पे द डैमेजेस। तो इसमें क्या है, अंडर दिस रूल द लॉ मेक्स डिफेंडेंट पे, दैट इज़ ए को पे करना पड़ा, कंपेंसेशन फॉर डैमेजेस इफ़ दे आर नॉट एट फॉल्ट, कि इसमें इसकी गलती नहीं थी फिर भी इसको डैमेजेस पे करने पड़े। सो दिस इज़ द केस। देन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इसमें क्या है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इज बेसिकली स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विदाउट एक्सेप्शन। When an industry or enterprise is involved in a dangerous activity or deriving benefit out of them, then such activities are capable of causing damages. They are absolutely liable to pay such damages. So इसमें क्या होता है, absolute liability क्या है, strict liability है without any exception। तो strict liability में भी exception हो सकते हैं, पर absolute liability क्या है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो मेनी टाइम्स इसमें केसेस क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं और एंटरप्राइज हैं जो इन्वॉल्व हैं डेंजरस एक्टिविटीज़ में, और वो उससे बेनिफिट भी ले रहे हैं, तो देन सच एक्टिविटीज़ आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग डैमेज। तो ऐसी एक्टिविटीज़ डैमेज कॉज कर सकती है। सो फॉर दिस damage causing activities, these industries and enterprises, they are absolutely liable, ये याद में रखना, they are absolutely liable to pay such damages। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हम देखते हैं कि ये सारे टर्म्स और कंडीशंस ये फिल करता है कि नहीं। तो यस, इट वाज एन इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइज इन्वॉल्व इन डेंजरस एक्टिविटी, कुछ केमिकल वगैरह का, गैस वगैरह का था, एंड दे वर डिराइविंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो यस, ये सारे टर्म्स और कंडीशन फिल करते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ था कि इन्होंने भी डिफेंस लिए थे कि इट वॉज इनएविटेबल एक्सीडेंट, और हमने ये प्री प्लान नहीं किया था, यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं था, बट द कोर्ट हेल्ड दैट दे आर एब्सोल्युटली लायबल टू पे damages even if they were not at fault. So this is absolute liability. And the third and the last type is vicarious liability. So इसमें क्या है, this means the liability is imposed for unlawful actions of third party. This is famous rule in agency law where the master is held liable for the actions of servant. तो आपको याद है कि हमने जो सेकेंड पार्ट था, ये सेकेंड ही था, जो हम मैक्सिम्स पढ़ रहे थे, पार्ट 2 के आई गेस, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ से इम्पॉर्टेंट वाले मैक्सिम्स देख रहे थे। तब हमने एक मैक्सिम पढ़ी थी, रिस्पोंडेंट सुपीरियर। तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर आप ए है और आप किसी को एम्प्लॉय करते हो, लेट अस सपोज ए एक एजेंसी का मालिक है और बी को उसने एम्प्लॉय किया है टू रन हिज बस। तो बी एज अ ड्राइवर उसने एम्प्लॉय किया है, और ये बस जाने वाली थी मुंबई टू आगरा। तो इस बस का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ए विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू आंसर।
तो हमने ये देखा था। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी भी वही है कि इट इज़ द फेमस रूल इन एजेंसी लॉ वेयर द मास्टर इज हेल्ड लाइबल फॉर द एक्शंस ऑफ हिज सर्वेंट। हियर बी की गलती थी, पर जवाब किसको देना पड़ा? ए को देना पड़ा। द एम्प्लॉयर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम्प्लॉयर इज हेल्ड लाइबल फॉर द एक्शंस ऑफ हिज एम्प्लॉई। सो हम एग्जाम्पल लिखते हैं कि हाँ वही, बी वॉज वर्किंग एज अ ड्राइवर फॉर ए, while doing the work which A has told him, accident was caused by B. So C was a cyclist who got injured. So A is liable to pay damages to C. सिंपल है कि A ने B को एम्प्लॉय किया था ये बस चलाने के लिए. So while B was doing A's work, he injured a cyclist. कोई साइकिलिस्ट था C, इसको इंजोर किया. तो बी वॉज एक्टिंग अंडर एज गाइडलाइन ना. सो ए विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू पे डैमेजेस टू सी. सो दिस इज नथिंग बट वाइकेरियस लाइबिलिटी where you will be held responsible for the actions of your employee or actions of your servant. So this is vicarious liability. So we completed law of torts. Now we will be studying law of contracts. So अगर आपको ये एक बार देख के समझ नहीं आया होगा तो फिर से देख लेना, क्योंकि मैंने जो इम्पॉर्टेंट है जो लॉ के लिए, मतलब CET के लिए, क्लैट के लिए जो इम्पॉर्टेंट है उतना ही निकाला है, और बाकी मतलब जो बाकी के चैनल्स है वो सारा पढ़ाते रहते हैं जो आपको ज़रूरत भी नहीं है. तो मैंने सब पढ़ाया लॉ ऑफ टॉर्ट में. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस. तो फिर से एक बार देख लेना. सो नेक्स्ट फ्रॉम वी विल बी स्टार्ट अपलोडिंग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड. हैप्पी स्टडी.